Good morning, students. You welcome on Python lectures. Myself is Dhanesh, engineer Dhanesh, having 5-year academic experience and 3-year experience in engineering field. Okay, तो यहाँ पर Python lectures में आप NTSC ओलंपियाड स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. आज का लेक्चर नंबर 5 जिसमें थ्योरी हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन की. नेक्स्ट में हम इसके बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं अभी जुड़े हैं और एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर एक्टिव हैं, तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे वीडियो आपको अपडेट होकर नोटिफिकेशन में मिलते रहें. ओके, चलो तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. तो मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स. ओके, तो उसमें जो पहला रहेगा हमारा इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? देखिए, इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है, जिसका मास है कुछ ना कुछ, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है सपोज ये मास है. अब इस मास m की एक प्रॉपर्टी होगी कि ये अपने पोजीशन चेंज का क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा. अगर ये स्टेशनरी स्टे है एक ही जगह पर स्टेबल है, तो ये अपने मोशन का क्या करेगा, मोशन का विरोध करेगा, उसका अपोज करेगा. या फिर कहें कि कोई एक ऑब्जेक्ट m है, वो मोशन में है, वो पहले से ऑलरेडी किस में है, मोशन में है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तब इसको अचानक से रोका जाए, अचानक से इसको स्टॉप किया जाए, तो यह अपने जो मोशन से स्टॉप में आने की जो कंडीशन है उसका क्या करेगा, उसके चेंजेस का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया. तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, okay, inertia is the property of a object, or property of object which oppose for change in motion, मोशन नहीं कहेंगे इसको, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कंडीशन या फिर पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन में जो भी चेंज आ रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है. ओके, तो पहली चीज क्लियर हुई इनर्शिया क्या है. सेकंड चीज, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है. देखिए, इनर्शिया तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. इनर्शिया तो क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जितना उसका क्या होगा, मास. यानी कि ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा मास ज्यादा वो विरोध कर पाएगा, ज्यादा अपोज कर पाएगा अपने चेंज का. तो मैं कहूँ मास इज प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया. यानी कि ऐसे कहें कि जो इनर्शिया होता है वो मास के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. अब देखो, एग्जांपल के लिए एक छोटी ऑब्जेक्ट लूंगा मैं 1 kg की, और एक ऑब्जेक्ट मैंने बड़ी ली है थोड़ी सी, ये है सपोज 5 kg की. अब मैं इस दोनों पर सेम फोर्स F लगाऊंगा 1 न्यूटन, और इधर भी लगाऊंगा 1 न्यूटन. तो मुझे आप सोच के बताना कि कौन सी ऑब्जेक्ट कम अपोज कर पाएगी, या फिर ऐसा कहें कौन सी ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोज कर पाएगी, ज्यादा देर तक अपोज कर पाएगी. यानी कि जब हम अप्लाई करेंगे फोर्स, तो कौन सा ज्यादा टाइम लेगी थोड़ा सा मूवमेंट लेने में. तो 5 kg की ऑब्जेक्ट है, वो ज्यादा क्या लेगी, टाइम लेगी मूवमेंट करने में, क्योंकि इसका इनर्शिया यानी कि विरोध करने की प्रॉपर्टी है, जो इनर्शिया है वो ज्यादा है, मास ज्यादा है. ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर है. ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो, ये सारे लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी लॉ हैं वो न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है. देखिए, यहाँ डेफिनेशन बहुत मैटर करती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखिए, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर मूव कर रही है तो वो मूव करते ही रहना पसंद करेगी, या फिर करती रहती है. या फिर अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है, तो वो स्टेबल मतलब स्टेशनरी है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. ओके, सो इसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या मैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकता हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया जस्ट ऑफकोर्स कह सकता हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया. क्यों कहा मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से सेम नहीं है, बिल्कुल है. इनर्शिया क्या होता था कि जो मोशन में है मोशन में रहेगी, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहेगी, अपोज करती है. यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ओके,
तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन आप समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो इसके एग्जाम्पल, आप बड़ा बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ट्रेन में बैठा एक आदमी, कोई ट्रेन है उसमें एक आदमी बैठा है। अब जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, एक वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट करती है जस्ट, तो आपकी बॉडी देखो चली तो आगे की तरफ है, तो फोर्स भी आगे की तरफ लगा है, तो एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ हुआ है। लेकिन आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी है ट्रेन में, वो पीछे की तरफ धक्का खाती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ तो पुश होती है। ऐसा क्यों करती है? ट्रेन तो आगे चली है, बॉडी पुश कर रही है पीछे, क्योंकि अभी तक आपकी बॉडी रेस्ट में है, ट्रेन के साथ में रेस्ट में है। जैसे ही सडन चेंज आया, ट्रेन चलने लगी आगे की तरफ, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ पुश करती है, उसका विरोध करती है थोड़े समय के लिए, फिर बाद में वो ट्रेन के साथ में सेम स्पीड से सेम एक्सेलरेट होके भागने लगती है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल आप कार में ले सकते हो। कार सपोज बहुत ही तेज स्पीड से या फिर कहें वी वेलोसिटी से भाग रही है, वी वेलोसिटी से भाग रही है। अच्छा, कार में बैठा है एक आदमी, ब्रेक लगाता है, क्या अप्लाई करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। ओके, ऐसा करने पर उसकी बॉडी क्या होगी? थोड़े के समय के लिए आगे भागेगी, कि पीछे भागती है, आगे भागती है। ब्रेक लगाते हैं तो आगे भागती है, क्योंकि उसकी स्पीड अब कम होगी, ब्रेक लगाने पर कम होगी, या फिर कहीं थोड़े समय बाद जीरो हो जाएगी। तो वो सडन चेंज, बॉडी भी आपकी, जो आदमी बैठा है उसकी बॉडी भी वी वेलोसिटी से भागेगी। जैसे ही ब्रेक लगती है उसका अपोज करती है वो, और आगे की तरफ बॉडी आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये हुई एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम आप पढ़ने के लिए, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए लीनियर मोमेंटम आना चाहिए। देखो मैंने एक बॉडी दी है, एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास m है। ओके, अब मैंने उसको v वेलोसिटी से मोशन में ला दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम p, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम p होता है, वो होगा जिस ऑब्जेक्ट का आप निकाल रहे हो उसका मास और उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, ओके, उसका प्रोडक्ट, यानी कि p इक्वल टू m इंटू वी। ये क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए। अच्छा, वेलोसिटी जीरो है, सपोज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसका p मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां से आप समझे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ p लीनियर मोमेंटम, तो देखो फॉर्मूले से देखो, m मतलब मास, मास का क्या होता है? kg इंटू v, वेलोसिटी के क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब थर्ड चीज आती है, जो p है लीनियर मोमेंटम है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, एक होती है स्केलर क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, चलो p अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो p वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला होगा p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर। देखो v के ऊपर वेक्टर लगाया, m के ऊपर नहीं लगाया, m क्योंकि m स्केलर क्वांटिटी है, v वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए v के ऊपर वेक्टर लगाया है, और p वेक्टर pv वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये चीजें लीनियर मोमेंटम के लिए काफी है। ओके, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है उस पर हम जाते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है देखिए, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है देखिए, ए अप्लाइड फोर्स, ए फोर्स ऐसे कहें, ए एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि चेंज की बात करेंगे मोमेंटम में, तो चेंज के लिए आप हमेशा डी बाई डी टी का यूज करते हो। किसी भी क्वांटिटी में चेंज करना है, डी बाई डी टी उसके लगा दो आगे, किसके लिए? मोमेंटम के लिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट से मैंने क्या ड्रॉ कर लिया है? एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया है। फिर वापस रिपीट करता हूं, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए बॉडी हैव पी मोमेंटम एंड इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड, देन द एक्सर्ट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यह है स्टेटमेंट।
मैंने वहां से फॉर्मूला ड्रॉ कर लिया F प्रोपोर्शनल dp/dt। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ाते हुए देखो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल को जैसे ही मैं रिमूव करता हूं एक कांस्टेंट आता है k, मैंने मान लिया है, और dp/dt, लेकिन देखो p को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, मुझे पता है चूंकि p जो होता है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, p होता है m इंटू v, अभी हमने पढ़ा है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट के लिए अब m इंटू वी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया मैंने। ओके, तो F इक्वल टू k। ओके, अब देखो डी एम वी, अब m तो कांस्टेंट होता है तो m आगे आ गया, बच्चा सिर्फ क्या dv/dt। ओके, सो यहां से देखिए k m, और एक चीज और बताइए dv/dt क्या होता है, dv/dt क्या होता है। तो देखो चूंकि आपने एक्सेलरेशन पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन होता है चेंज, क्या होता है भाई साहब, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या ये dv/dt नहीं है, लगभग वही है। तो यहाँ से मैं dv/dt को क्या लिख देता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो फाइनली F इक्वल टू आया मेरा, F इक्वल टू kma। ओके, kma। अब यहाँ पर k जो होता है, आइडियल केस के लिए बात करें, आइडियल केस हम हमेशा कंसीडर करते हैं, तो k आइडियल केस के लिए 1 होता है। तो यहाँ से फोर्स जो आया है इक्वल टू ma, ये आपने कई बार हर जगह फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, F इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन आपसे कोई कभी पूछे कि ये आया कहाँ से, तो आप अब नहीं चूकोगे बताने से, कहोगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। किसी ने कहा चलो फॉर्मूला की बात करेंगे ना, फोर्स की फॉर्मूला की बात करेंगे, तो कहोगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात करोगे कि सर फोर्स की डेफिनेशन कहाँ से आई है, तो आप हमेशा कहोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आई है। ओके, ये दो चीजों का ध्यान रखना। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स आई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से। इम्पल्स क्या है, देखो इम्पल्स क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज पर आप F फोर्स अप्लाई करते हो, लेकिन ये फोर्स अप्लाई करने का जो टाइम है बहुत ही स्मॉल है, डेल्टी मान लो, बहुत ही छोटा टाइम, स्मॉल इंटरवल डेल्टी। तब जो ये जो इंस्टेंट होगा, ये आप कैसे मेजर करोगे, इम्पल्स की फॉर्म में मेजर करोगे, यानी कि इम्पल्स आई इक्वल टू फोर्स इनटू दिस स्मॉल टाइम डेल्टी, स्मॉल टाइम। ओके, तो सिंपली हम कहेंगे कि भैया इम्पल्स होता है फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, कितने कम टाइम के लिए कर रहे हो, डेल्टी का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, इम्पल्स होता है। बात इसकी भी आएगी यूनिट की, तो यूनिट की बात करें तो फॉर्मूले में जरा देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड क्या हो जाएगी, इम्पल्स की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपने देखा इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू डेल्टी होता है। ओके, यह देखो बहुत ही एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अपन। देखो टॉपिक क्या है, हमारा जो एक मोटिव है वो है सो दैट, हमें प्रूव करना, सो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, पहले लिख लेते हैं, इम्पल्स यानी कि आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम तो होता तो p है, लेकिन चेंज के लिए मैं क्या ले लेता हूं, डेल यूज कर सकता हूं या फिर डी यूज कर सकता हूं। ये डेल और डी होते हैं ना, ये अगर किसी क्वांटिटी का आगे लगा दो तो ये उसके डिफरेंस को शो करते हैं, यानी कि चेंज को शो करते हैं, डिफरेंस को शो करते हैं। डेल पी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता भी देता हूँ। डेल पी का मतलब है मोमेंटम में चेंज का मतलब है दो पोजीशन रही होंगी, एक तो फाइनल पोजीशन और एक इनिशियल, शुरुआत और एक एंड वाली। तो देखो चेंज इन मोमेंटम हमेशा आप लिखोगे P2 यानी कि फाइनल पहले लिखोगे, माइनस P1। ओके, यानी कि फाइनल एंड टू सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट मोमेंटम, मतलब ये मोमेंटम है तो मोमेंटम, तो यही होता है चेंज। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई सर I इक्वल टू होता है, अभी तक क्या पढ़ा आपने, I इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टी, यही तो पढ़ा है, फोर्स इंटू डेल्टी। ओके, तो I इक्वल टू फोर्स को आप रिप्लेस करोगे,
किससे? अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है सर एम ए से। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एम ए, अब देखो हालांकि ए को मैं अभी भी लिख सकता हूं डी बी बाई डी टी, लिख सकता हूं डी बी बाई डी टी। देखो यार डी टी हो चाहे डेल टी हो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया डेल टी। ठीक है, समझ गए आप? तो ये मैंने फोर्स को सिंपली एम डी बी बाई डी टी की फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट आई जो इम्पल्स होगा इक्वल टू, अब देखो डी टी से डी टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, सिंपल बचेगा एम डी वी, एम डी वी। यहां तक क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट इम्पल्स इक्वल टू लिखेंगे अपन, मास तो कांस्टेंट है, मास तो है ही है, डीवी का मतलब फिर से वही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मैं लिख सकता हूं उसको v2 माइनस v1, मैंने पहले बताया भी है। चेंज इन वेलोसिटी को आप या फिर चेंज इन कोई भी कंडीशन, कोई भी पैरामीटर हो उसको कैसे आप चेंज करोगे? v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होगा चेंज। ओके, अब देखो i इक्वल टू m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दोनों v2 v1 में m v2 माइनस m v1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी मुझे बताओ m v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये देखो क्या रहा होगा, मास है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि ये फाइनल मोमेंटम हुआ p2, है कि नहीं? क्योंकि p इक्वल टू तो होता है mv, लेकिन 2 है तो p2 नाम दे दिया, माइनस m v1 को मैं क्या नाम दे दूं? p1 नाम दे देता हूं। ओके, तो i इक्वल टू p2 माइनस p1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? p2 माइनस p1 का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंट चेंज हो रहा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको मैं डेल p से शो कर सकता हूं अगेन। तो यही चीज मुझे प्रूव करनी थी ना। देखो इधर आओ, यही चीज क्या हो गई, ये मेरी प्रूव होके आ गई है कि सर ये चेंज करना था। आई इक्वल टू होता है डेल पी, और मैंने स्टार्ट यहाँ से किया और मैंने प्रूव किया कि आई जो होता है इम्पल्स होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो यही मेरा मोटिव था यहाँ पर। ओके, तो अभी है नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल की बात करें। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे? देखो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एक तो हमने मोमेंटम के बारे में सीखा इसी लॉ में, और इसी लॉ में हमने एक इम्पल्स के बारे में सीखा। ओके, और इसी लॉ में हमने एक एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया। ओके, तो ये हमने 2 से 3 यहाँ पर पैरामीटर सीखे हैं इस लॉ से। अब एप्लीकेशन एग्जाम्पल की बात करें, इन्हीं तो तीनों के इर्द गिर्द एग्जाम्पल होंगे। देखिए आप जनरली सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं मैं क्रिकेटर का। आपने क्रिकेटर देखा है, क्रिकेटर जो होता है वो जब बॉल को कैच करता है, जब तब थोड़े समय के लिए वो पीछे की तरफ, बॉल जब दूर से बॉल जब आती है तो सीधे हाथों में नहीं लपकता, वो सीधे फटाक से आगे नहीं बढ़ाता, वो पीछे की तरफ क्या करता है? हाथों को पुश करता है, थोड़ा सा पुश करता है। ऐसा क्यों करता है सर? क्योंकि देखो फोर्स इक्वल टू होता है अपना एम डी बी बाई डी टी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डी बी बाई डी टी। तो देखो यहां से जरा देखिए मुझे, अगर मैंने थोड़ा सा पुश करने के बाद थोड़ा सा टाइम मैंने दिया, डेल टी टाइम दिया, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया ना, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने लेग कैच करने में, तो उसका मतलब है डेल टी मेरा इंक्रीज हो गया। जब डेल टी इंक्रीज होता है तो देखो डेल टी और एफ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स मेरा जो हाथों पर लगने वाला फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑन हैंड जो होगा, फोर्स ऑन हैंड ड्यू टू बॉल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। देखो टाइम इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, तो इस वजह से जो क्रिकेटर होता है वो कैच करते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ उसको पुश करता है अपने हाथों को, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। तो देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जो एथलीट होते हैं, एथलीट्स होते हैं, आपने देखे होंगे जब वो दौड़कर जंप लगाते हैं और जंप लगा के वापस वो कूदते हैं, कहाँ पर कूदते हैं? फर्श पर कूदते हैं। तो ये जो फर्श है, ये जो फर्श यूज करते हैं अपन, ये थोड़ा सा जंपिंग होता है, क्या होता है? स्पंजी होता है, स्पंजी। ओके, स्पंजी होता है। स्पंजी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पैर जब इस पर पड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो सके, पढ़ने और पिचकने में थोड़ा टाइम इंक्रीज हो सके, जिससे फोर्स टाइम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने पढ़ा। तो ये इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, तो पैरों को चोट कम लगेगी। तो ये 2 एग्जांपल हो गए सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। ओके,
जिन बच्चों ने अभी तक, जो नए बच्चे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारी वीडियो आते ही आपको फटाफट से नोटिफिकेशन में मिल जाए। यहाँ पर हमारा चैनल 9 to 12th क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस भी चला रहा है, NTSC ओलंपियाड भी यहाँ पर चल रही हैं क्लासेस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखिए इसको समझने के लिए वेरी सिंपल फंडा है कि देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो देखो पहली ऑब्जेक्ट और ये दूसरी ऑब्जेक्ट, तो पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है इंटरनल, ऐसे समझें, फोर्स लगाता है। ओके, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले पे ऑब्जेक्ट लगाए फोर्स लगाएगा, यानी कि पहला तो दूसरे पे लगाता है और दूसरा पहले पे लगाता है। ये ध्यान रखना, ये जो फोर्स लगता है ना ये इक्वल होता है। ये क्या होता है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तो मैं ऐसे कहूंगा कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, इक्वल तो होंगे ही होंगे, वो इक्वल एंड अपोजिट। ओके, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इक्वल एंड अपोजिट होना बहुत ही अनिवार्य है, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि मैं स्टेटमेंट इसका फिर से आपको बोल के दिखाऊं, देखिए कि फोर्स एक्सर्ट बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड, ओके, एंड देन सेकंड बॉडी रिवर्ट, यानी कि फोर्स बैक ऑन फर्स्ट, दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। ओके, पहली बॉडी दूसरे पर जो फोर्स लगाती है उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी पहले पर लगाती है। ओके, इक्वल एंड अपोजिट। सपोज अब देखिए यहां पर F12 समझते हो, फोर्स 1 पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पर इक्वल टू फोर्स दूसरी बॉडी का फोर्स पहली पर। ये दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव यूज कर लूंगा, तो यह इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी इक्वेशन से पूरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आता है। यानी कि देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड पर लगाया गया फोर्स इक्वल होता है सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर लगाया गया फोर्स, लेकिन ये अपोजिट होता है तो इसलिए माइनस में, ठीक है ना। तो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है, देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करूंगा आपको डिस्कस। पहला एग्जाम्पल है रॉकेट आपने पढ़ा हुआ है ना, रॉकेट का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है क्योंकि रॉकेट से जब गैस निकलती है और वो अर्थ से क्या करती है, टकराती है, तो ये गैस है वो अर्थ पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, और ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये अर्थ रॉकेट पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, उतना ही लगाएगी फोर्स जितना गैस इस पर लगा रही है। लेकिन ये क्या होता है, अपोजिट होता है, जिससे ये रॉकेट क्या हो जाता है, फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा देखिए एक चीज और, जो पहली ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाती है तो उसको तो बोलते हैं एक्शन, क्या बोलते हैं उसको, एक्शन। ओके, और जब दूसरी ऑब्जेक्ट पहले पर लगाती है फोर्स उसको बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। तो इस लॉ को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं एक्शन रिएक्शन। एक्शन मतलब पहली ऑब्जेक्ट का दूसरे पर, और रिएक्शन यानी कि दूसरे का पहले पर, एक्शन रिएक्शन लॉ, इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कई बार कहा जाता है। ओके, तो पहला एक्शन होता है, दूसरा उसका रिएक्शन होता है। ध्यान रखना एक्शन और रिएक्शन में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करूं, आपने गन देखी है, गन कई लोगों ने देखी होगी, जो गन होती है। अब देखो जरा गन के बारे में हम समझें। गन में एक ट्रिगर होता है, इसमें एक होती है बुलेट, इसमें बुलेट। अब देखो जैसे ही ट्रिगर प्रेस किया जाता है तो ये बुलेट आगे की तरफ भागेगी, ये बुलेट आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाती है नहीं लगाती है। अब देखो ये बुलेट जैसे ही चलती है तो इस गन के हैंडल पर एक अपोजिट फोर्स जरूर एक्सपीरियंस होता है, और ऐसा कहते भी हैं
कि आपने अगर कंधे पर ये लगा रखी है गन, तो आपका कंधे को क्या हो सकती है, चोट लग सकती है। इसलिए इसको प्रॉपर हैंडल किया जाता है, प्रॉपर हैंडल किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन होता है। ब्लड चलने के बाद क्या होता है, हैंडल पर रिएक्शन। लेकिन ये अपोजिट होगा किसके, उस ब्लड के फोर्स के अपोजिट होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। थर्ड यहाँ पर एक एग्जांपल और ले सकता हूं मैं बोट का। देखो एक बोट है, एक बोट पानी में है और इधर एक किनारा है। एक जब आदमी कोई भी ह्यूमन है जब बोट से उतरता है तो वो इधर चलेगा, अपनी किनारे की डायरेक्शन में चलेगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इधर आदमी की तरफ फोर्स लग रहा है किनारे पर, और जैसे ये चलता है तो इसके रिवर्ट में एक क्या लगती है, एक फोर्स लगती है बोट पर। इसमें फोर्स लगती है एक बोट पर, ये होता है रिएक्शन। तो बोट किधर मूव करने लगती है थोड़े समय के लिए, पानी में। कहां पर, पानी में। ओके, तो बोट इसलिए हमेशा पानी की तरफ धकेल दी जाती है, धकेल चले जाती है जब आदमी कोई भी ह्यूमन है वो उतरता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन की वजह से, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। तो ये तो थे एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये भी एक लॉ कहेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो क्या है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी होगी। क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ए एनर्जी कैन नाइदर प्रोड्यूस और नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होगी, ना नई बनाई जाएगी, या लॉस होगी वो केवल कन्वर्ट होगी। तो इसी सिद्धांत पर लगभग यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मैं दो बॉल लेता हूं इसके लिए, इस थ्योरी को समझने के लिए मैं दो बॉल लूंगा, ए और बॉल बी, ए और बॉल बी। सपोज ये इनिशियली पहली बॉल यू ए वेलोसिटी से भाग रही है और सेकंड बॉल यू बी वेलोसिटी से भाग रही है। इनका मास गिवन है एम ए और इसका एम बी, ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि यू ए यानी कि ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी की वेलोसिटी से, ओके, तो इसका मतलब आप समझते हो कि थोड़े समय बाद ये इससे टकरा जाएगी, पहली बॉल दूसरी से टकरा जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पर टकराने की स्थिति बना देता हूँ, ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है और ये टकरा गई है, ओके। तो यहाँ पर पहली बॉल ए, दूसरी बॉल बी। अब जैसे टकराएंगी तो देखो पहली बॉल ए दूसरे पर फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉल बी ए पर फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ एफ, देखो ये एफ बी कहता हूँ इसको, और इसको कहता हूँ एफ ए, क्योंकि ए की वजह से फोर्स एफ ए, बी की वजह से फोर्स एफ बी। अब अकॉर्डिंग टू मैं क्या कहूँगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ ए इक्वल टू माइनस के एफ बी माइनस के एफ बी, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया मैंने, ठीक है। अब आपको एफ ए की वैल्यू फॉर्मूले से लगाओ, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, एम ए इनटू, अब देखो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, चूंकि मैं लगाने वाला हूं एफ इक्वल टू एम ए की जगह मैं लिखूंगा सिंपल डीबी बाई डी टी, ठीक है ना। और सपोज ये जो टक्कर हुई है वो डेल टी टाइम के लिए हुई है, कितने टाइम के लिए, डेल टी टाइम के लिए टक्कर हुई है। तो देखो एफ ए की वैल्यू मैं लिखूंगा एम ए और वी बी माइनस, ओके। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, देखो समझने क्या होगा, समझना कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक लॉजिक पता होना चाहिए। देखो टकराने के बाद की स्थिति और मैं देख लेता हूं, जब टकरा के जब दोनों बॉल अलग अलग होंगी ना, पहली बॉल तो आई टकराई और टकराने के बाद जैसे बॉल अलग अलग होंगी, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो ये वी ए हो गई, कैपिटल वी ए, और ये वी बी हो गई, मैंने बदल दी है वेलोसिटी टकराने के बाद। अब देखो तीनों स्थिति को मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखो कैसे अप्लाई किया है, एफ ए माइनस एफ बी। तो एम ए इक्वल टू कितनी चेंज आएगी वेलोसिटी में, मुझे बताइए, पहली बॉल की कितनी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस यू ए, यही तो लिखूंगा, यानी कि पहली बॉल की ही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन डेल टी, ओके, इक्वल टू माइनस तो है ही है। अब एफ बी की बात करें तो एम बी हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर भी देखो आप
क्या होगा, वी बी माइनस यू बी माइनस यू बी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। अब यहाँ से डेल टी से डेल टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको रीअरेंज करके लिखना है। ये रीअरेंज करने का मतलब है कि यू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी के फैक्टर एक जगह, तो एम ए यू ए, देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ओके, इक्वल टू आएगा, आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है, एम ए वी ए प्लस एम बी और वी बी, ये आपको फाइनली मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप समझते हो, उस पूरी लाइन का आप मतलब क्या समझते हो कि देखो ये पहली बॉल का क्या है, एम ए यू ए, यानी कि मूवमेंट है भैया, ये मोमेंटम, हाँ इनिशियल मोमेंटम ए बॉल का, प्लस एम बी यू बी यानी कि पी बी, यानी कि क्या है ये भी पहले टक्कर से पहले केस में क्या है, मोमेंटम है, इक्वल टू। अब टक्कर के बाद की भी बात करूं तो ये पी ए बॉल का पी डैश मान लेता हूं, ये फाइनल मोमेंटम प्लस ये पी बी, तो दोनों बी है ना, एम बी वी बी, तो ये दूसरी बॉल का मोमेंटम पी डैश। तो देखो अब आप समझ गए ना, तो ये तो है टक्कर से पहला यानी कि आफ्टर, या फिर कहूँ इनिशियल, ओके, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, अब ये दोनों केस क्या फाइनल के लिए है, तो फाइनल मोमेंटम। तो मैं क्या कहने वाला हूं, देखो समझो आप कि किसी भी टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम के। मैं आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अरे जब टक्कर से पहले का मूवमेंट टक्कर के बाद के मूवमेंट के बराबर है, इसका मतलब है कि चेंज इन टोटल मोमेंटम क्या है, 0। अरे जब इनिशियल मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम के, तो मुझे बताओ दोनों में चेंज आया, कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं है, 0। तो ये चीज आप याद रखना, इसी लॉ को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंट कंजर्व है, बदला नहीं है, केवल चेंज हुआ है फाइनल टू इनिशियल, यानी कि इक्वल है, ओके। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो मैं छोटे छोटे टॉपिक दूंगा जो कि उनकी थोड़ी सी कंडीशन बदलती जाएंगी। पहला है मोशन अंडर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, पहले आपको फ्रिक्शन जानना है, फ्रिक्शन क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी रफ सरफेस पर, रफ सरफेस पर क्या करती है, मूवमेंट करती है, यानी कि वो मूवमेंट कर रही है वी वेलोसिटी से। तो देखो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब समझते हो, कोई रफ सरफेस है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ना, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके अपोजिट एक फोर्स वर्क करेगा, यानी कि अपोजिशन बोलेंगे उसको, अपोज करेगा, हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन का। तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन हमेशा सरफेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सरफेस। अगर आप इस सरफेस को क्या ले लो, स्मूथ ले लो, तो ये फ्रिक्शन बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन आप ज्यादा लोगे तो ऑब्जेक्ट का विरोध ज्यादा होगा, उसके मोशन का विरोध ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, रुक जाती है, क्योंकि वो विरोध ज्यादा होता है किसकी केस में, रफ सरफेस पर, ओके। तो यही होता है फ्रिक्शन। तो मैं डेफिनेशन कैसे दूंगा, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी, फ्रिक्शन इज द अपोज ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी, ओके, इन ए रफ सरफेस। तो दिस अपोजिशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ओके। अब बात आएगी टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखो 3 टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है सर, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, शुरू में स्टेबल है, यानी कि रुकी हुई है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है। अब इस पर मैंने फोर्स लगाया F, अब जब तक ये मोशन में नहीं आती, जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आती, जब तक जो विरोध करती है सरफेस, जब तक ये सरफेस क्या करती है, उसका विरोध करती है, अपोज करती है, तो यह फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, अब फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई साहब, किस में आ गई, मोशन में आ गई।
ओके, सरफेस पर ये अभी भी है और मोशन में आ गई है। तो अब जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, देखो अब हालांकि ये पोजीशन जो भी वेलोसिटी है उसकी, यानी कि मोशन है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट में होगा कौन, फ्रिक्शन, ओके। लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि मोशन में आ चुकी है ऑब्जेक्ट, और ये अपोजिट होगा। इसको मैं स्मॉल एफ, देखो ऐसे यूज करूंगा, स्मॉल एफ सिंबल है इसका, ये यूज करेंगे अपन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, सिलेंडर आपने देखा है, सिलेंडर देखो सिलेंडर होता है, सिलेंडर को जब आप घुमा घुमा के ले जाते हो, यानी कि जमीन पर पटक पटक के ले जाते हो, रोल कराते हुए ले जाते हो, ओके, रोल कराते हुए ले जाते हो, तब हालांकि यहाँ पर भी फ्रिक्शन अवेलेबल तो होता है, लेकिन वो फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन। और ध्यान रखना कि सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और मिडिल में कौन सा आ गया सर, काइनेटिक फ्रिक्शन। मिडिल में कौन सा आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है वो सरफेस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, सरफेस ज्यादा रफ है ज्यादा फ्रिक्शन होगा, सरफेस स्मूथ है कम फ्रिक्शन होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चूंकि मास m है, जमीन पर रखी हुई है, तो देखो इसका जो जो उसका वेट होगा वो क्या होगा, m इंटू जी। जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन है। अब जो r होगा, r होता है नॉर्मल फोर्स, यानी कि देखो जमीन पर ये डिब्बा जमीन पर फोर्स लगा रहा है और जमीन इस पर रिवर्स में फोर्स लगाएगी, यानी कि आर लगाएगी, ये जमीन का फोर्स है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। ये अभी आएगा भी, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, नॉर्मल हमेशा लगेगा, परपेंडिकुलर होगा, जमीन के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी एक एंगल एल्फा, कोई भी एंगल एल्फा जो कि किससे लगेगा, नॉर्मल से, कोई एल्फा एंगल है, ओके। और जो अगर ये ऑब्जेक्ट कल को जैसे अभी मूव करे, मूवमेंट स्टार्ट करे, तो उसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, स्मॉल एफ। तो देखो जो टेन होगा, टेन इस एल्फे का क्या होगा, टेन होगा, टेन एल्फा, इस एल्फे का टेन ले दो, ओके, टेन ले दो। तो देखो इस डायग्राम से, इस ट्राइंगल से टेन एल्फा कितना आएगा, टेन एल्फा कितना आएगा, आप यही निकाल लो, यही आप क्या होगा, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। देखो ये और ये ट्राइंगल बन रहा है एक, ठीक है ना। तो टेन एल्फा इक्वल टू होगा, क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। अच्छा, लंब क्या होता है सर, लंब आपका यहाँ पर जो भी आपकी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर क्या है वो, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर क्या है, लंब सामने वाली, थीटा एल्फा के सामने वाली जो होती है साइड, ये, और ये किसके इक्वल है, ये एफ के इक्वल है। तो ये होगा एफ अपॉन, और यहाँ पर ए क्या है, बेस, बेस क्या है यहाँ पर, बेस ये रहा, और बेस किसके इक्वल है, आर के, तो एफ अपॉन आर। तो यहाँ पर टेन एल्फा जो होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर म्यू, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन एल्फा इक्वल टू म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर, एफ अपॉन आर, ठीक है ना। तो एफ क्या है यहाँ पर, एफ है फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन है, तो ऐसे फ्रिक्शन एफ इक्वल टू आएगा म्यू आर, क्या आएगा, म्यू इंटू आर। तो ये फॉर्मूला फ्रिक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो उस पर स्टार लगा देता हूं कि आपसे कोई भी पूछे कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर एफ इक्वल टू म्यू आर, ठीक है ना, ये पूछोगे। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन है, एफ क्या है यहाँ पर, फ्रिक्शन है। म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू है फ्रिक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, या फिर कहें फ्रिक्शन फैक्टर, या फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट। अब देखो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये हर सरफेस के लिए, एवरी सरफेस के लिए कांस्टेंट होता है, एवरी सरफेस के लिए कांस्टेंट होता है, ये सरफेस पर डिपेंड करता है। आर क्या है, आर है नॉर्मल फोर्स, यानी कि जमीन से उस ब्लॉक पर लगाया गया फोर्स, ओके। देखो यहाँ अब कह भी रहा है व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स अभी हमने बताया कि कोई एक ब्लॉक एम जो कि जमीन पर रखा है, तो देखो ये ब्लॉक एम जी जमीन पर लगाएगा, एम जी इसका वेट जमीन पर लगेगा, और ये जमीन इतना ही इक्वल
ऊपर की तरफ लगाएगी, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, एम जी। आर इक्वल टू क्या होगा, एम जी। तभी तो ये स्टेबल है चीज है, क्योंकि आर इक्वल टू एम जी है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वही है इक्वेशन ऑफ मोशन कि कोई ऑब्जेक्ट एम है, कोई ऑब्जेक्ट एम है, एक सरफेस पर रखी हुई है, एक सरफेस पर रखी हुई है। अब इसको मैं ए एक्सेलरेशन से इसको मूव कराता हूँ। ओके, तो फ्रैक्शन एफ पीछे की तरफ लगेगा, फ्रैक्शन एफ पीछे की तरफ लगेगा। तो ये फ्रैक्शन कितना होगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा हमने म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। तो म्यू इस सरफेस के लिए दे रखा है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। आर क्या होगा, आर ऊपर की तरफ लगेगा, और आर किसके इक्वल टू होता है, एम जी के। तो म्यू एम जी, तो यहाँ पर ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शन, म्यू एम जी, म्यू एम जी, एफ इक्वल टू म्यू एम जी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट। देखो, कोई भी बॉडी जब कांटेक्ट में हो और एक कॉमन फोर्स एफ इस पर अप्लाई किया जाए, कॉमन फोर्स एफ अप्लाई किया जाए, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, तो देखो, जब मैं फोर्स m1 पे लगाऊंगा तो यहाँ पर ये m1 बॉडी किस पे लगाएगी, m2 पर लगाएगी, और ये m2 बॉडी किस पे लगाएगी, m1 पर लगाएगी। तो मैं इसको एक इंटरनल फोर्स सपोज कुछ भी नाम दे देता हूँ, एफ डैश नाम दे देता हूँ। इस फोर्स को मैं एफ डैश नाम दे रहा हूँ, जो इंटरनल फोर्स है। ओके, तो देखो, तो अब आपको देखना है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसको बॉडी बनाने के बाद उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, डायरेक्शन के साथ में उनको शो कर दो, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, m1 फोर्स, m1 मास का एक ब्लॉक है, इस पर F फोर्स लगा रखा है। ओके, m1 पर एक ही फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है F डैश। ओके, देखो मैटर करेगा m2 ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो m2 एक ब्लॉक बनाया जिस पर एक फोर्स तो लगेगा F डैश। ओके, F डैश, और इसका एक्सेलरेशन है a। तो देखो, जो F डैश होगा, F डैश इक्वल टू क्या आएगा, m2 इंटू a, m2 इंटू a, ठीक है ना, m2 इंटू a, F डैश इक्वल टू m2। देखो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हम किसका निकाल रहे हैं, मतलब किस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, m2 पर, तो m2 इंटू a। तो देखो, चूंकि अब मैंने a के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चूंकि देखो f इक्वल टू m आपने पढ़ रखा है। ओके, एक मिनट रुको, f इक्वल टू m पढ़ रखा है, तो a इक्वल टू हो गया f अपॉन m। ओके, f अपॉन m। तो यहाँ पर देखो, फोर्स तो f ही गिवन है, लेकिन मास की बात करेंगे तो टोटल मास, क्योंकि ये जो फोर्स है ये दोनों पर एक साथ लग रहा है, तो ये होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये a को यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप, तो ये f डैश आएगा, f डैश इक्वल टू आ गया m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। अब इस फॉर्मूले का सेंस क्या है, ये फोर्स है, ये m2 पर वर्क करने वाला फोर्स है। ओके, तो कांटेक्ट ऑफ बॉडी के लिए आप इस तरह से डेरिवेशन करोगे। देखो, अब देखो, ये रोप के बारे में है, टेंशन इन रोप। कोई भी रस्सी है, दो ब्लॉक के बीच में बंधी हुई है, अगर इस पर मैं एक फोर्स F अप्लाई करूं तो ये जो रस्सी है ये इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, जिसको बोलेंगे अपन टेंशन, उसको बोलेंगे अपन टेंशन। ओके, टेंशन। अब देखो, टेंशन की डायरेक्शन, जिधर इस ब्लॉक पर हमने F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रखा है, ठीक है ना, तो इस पर इसके अपोजिट रस्सी इसका विरोध करेगी और इसके अपोजिट एक टेंशन फोर्स वर्क करेगा, उसको बोलेंगे टेंशन टी। ओके, तो ये तो रहा पहले डिब्बे के लिए। अब दूसरे ब्लॉक की बात करें तो ये जो टेंशन का होता है ना डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट होती है, दूसरी साइड जस्ट इसके अपोजिट लगती है, यानी ये भी टी, टेंशन, ठीक है ना। और ध्यान रखना, सेम रोप है, तो सेम रोप में हर जगह क्या होती है, टेंशन फोर्स जो है इक्वल होता है, टेंशन फोर्स इक्वल होता है। ओके, अब देखो, कनेक्शन ऑफ टू ब्लॉक बाय ए रोप। ओके, तो यही है कि फोर्स हमने F लगाया M2 पर,
M1 बंधी हुई है। तो देखो यहाँ पर टेंशन इधर लगेगी, एक टेंशन इधर लगेगी, क्लियर है। अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर T टेंशन लग रही है। अच्छा एक चीज़ और, जब इसको खींच रहे हैं F फोर्स से, तो इस सिस्टम में मान लो A एक्सेलरेशन आता है, इसको एक्सेलरेट करते हैं A से, ओके। तो इस डिब्बे में भी किससे एक्सेलरेशन आएगा? A से। इस डिब्बे में भी A से एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला T इक्वल टू, T भी एक फोर्स है ना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T इक्वल टू मास M1 एक्सेलरेशन A, ठीक है ना। तो ये पहले डिब्बे से आपने ये निकाला। दूसरे डिब्बे की बात करें M2 की, तो M2 पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो देखो एक तो टेंशन लग रहा है इधर साइड में, इसके लिए बता रहा हूँ M2 के लिए, है ना, और F लग रहा है इधर साइड में, ओके। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ये वाली है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करनी है। देखो A की डायरेक्शन जो होती है ना, उस फोर्स में से इसके अपोजिट फोर्स को घटाओ, यानी कि इक्वेशन लिखोगे F माइनस T, क्योंकि F ग्रेटर है इसीलिए तो ये इधर मूव कर रहा है। F माइनस T इक्वल टू M2A, M2A, ओके। तो यहाँ T की वैल्यू यहाँ से रखो आप, तो ये आएगा F माइनस M1A, M1A इक्वल टू M2A, ठीक है ना। तो F माइनस F इक्वल टू, मैं इसको इधर ले गया तो ये बचेगा M1 प्लस M2, और मैं A को ले लेता हूँ कॉमन, A को ले लेता हूँ कॉमन। तो फाइनली जो मेरा एक्सेलरेशन A आएगा वो क्या आने वाला है? F अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो ये इस केस में इस M2 का चाहे M1 का क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, अब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर करोगे आप। पुली, इसको बोलते हैं पुली। देखो पुली होती है, एक सर्कल होता है जो कि इसके सेंटर पर एक यहाँ पर आप सपोर्ट लगा देते हैं और ये घूम सकती है, दोनों तरफ क्या हो सकती है? ये घूम सकती है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये M1 और M2 ब्लॉक लटके हुए हैं। तो M2 पर एक तो वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा जिसकी वैल्यू होगी M2G, M2G, G क्या है यहाँ पर? ग्रेविटी, ओके। और ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी, ओके। एक्चुअल में ये पूरी की पूरी रोप एक ही है, तो इधर साइड में भी जस्ट इसके अपोजिट एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, और M1 का वेट नीचे की तरफ वेट लगेगा M1 इंटू G, ओके। तो ये और ये जब M2 जब A से नीचे की तरफ दौड़ेगा ये, तो M1 भी ऊपर A की एक्सेलरेशन से ही दौड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ गिवन डायग्राम। अब मैं बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम दोनों के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले M1 के लिए, M1 के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे आप, तो ऊपर की तरफ एक टेंशन T वर्क कर रही है और नीचे की तरफ M1G वर्क कर रहा है, ओके। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इसको ले जा रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया, इस पर आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है। देखिए A ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो उसमें से T माइनस नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, T माइनस M1G इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, M1 इंटू A, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, ओके। अब बात करूं M2 की, M2 की बात करते हैं अपन। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। ऊपर की तरफ फोर्स वर्क करेगा T, नीचे की तरफ है इसका ग्रेविटेशनल M2 इंटू G, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ A से मूव कर रहा है। तो इस पर इक्वेशन किस तरह से लिखोगे? तो मैंने अभी बताया ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे वाला ग्रेटर होगा, तो M2G माइनस के T इक्वल टू किसके इक्वल होगा? M2 इंटू A, ठीक है ना। तो आपको ये दो इक्वेशन यहाँ से मिल गई हैं, दो इक्वेशन यहाँ से मिल गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप T की वैल्यू और A की वैल्यू
निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम से आप देखोगे कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली, देखो दोनों को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और ए और टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है डायरेक्टली। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बचाते हुए लिखना चाहूँगा। तो ए की वैल्यू होगी सीधी m2 माइनस m1 का मल्टीप्लाई जी से होगा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का टोटल फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। और टेंशन जो होगी रोप की वो यहाँ से निकलेगी 2m1 इंटू m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो ये आपको दो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली यहाँ से याद भी रखने हैं। ये रिजल्ट भी कहेंगे तो ये दोनों आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया पहला, दूसरा टेंशन के लिए हो गया रूप में। ये पुली और ब्लॉक दोनों लटक रहे हैं हवा में, उस केस के लिए ये एक्सेलरेशन और टेंशन हो गई। देखो मैं डायरेक्ट याद रखने के लिए भी कहता हूँ आपको। देखो कैसे बताता हूँ। देखो अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो m2 में से m1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अगर m2 पर लग रहा है तो m2 माइनस m1 करना है आपको और इसका मल्टीप्लाई कर देना है g से, ग्रेविटी से, और अपॉन टोटल तो बात होगी हमेशा, टोटल m1 प्लस m2 का आप डिवाइड कर देना। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और टेंशन इस फॉर्मूले से आप याद रखोगे, ठीक है ना। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए हैं और चाहते हैं एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, फिजिक्स और उसके बाद साइंस पूरी हम देखेंगे, मैथ देखेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा लेटेस्ट वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी, हाउ टू सॉल्व पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में सेकंड जो केस है, ये सेकंड केस नंबर सेकंड है कि देखो एक ब्लॉक तो लटका है हवा में, एक ब्लॉक हवा में लटका है, दूसरा ब्लॉक इस एज पर, ये मास नहीं है एक्चुअल में, दूसरा इस एज, इस एक तो सरफेस कह सकते हैं, सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है m1 ब्लॉक, m2 हवा में लटका है। उस केस में देखिए, देखो वापस वही है, रोप जो रस्सी है, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो ग्रेविटी वर्क है, ग्रेविटेशनल वेट है, वो m2g नीचे की तरफ वर्क करेगा, इसकी टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। रस्सी सेम है तो एक टेंशन इसके अपोजिट इधर लगेगी, और ये ब्लॉक जब m2 ब्लॉक a से नीचे की तरफ आ रहा है तो m1 ब्लॉक a से इधर पुली की तरफ आएगा, पुली की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो देखो अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम की बात होगी। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इस पर t टेंशन इसमें लग रहा, इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन इसका a है। तो यहाँ से बताइए मेरा जरा t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू m1 इंटू a हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, अब दूसरे ब्लॉक की बात करता हूँ m2 की। तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, टेंशन ऊपर की तरफ होगी और इसका एक नीचे ग्रेविटेशनल यानी कि m2g वेट लग रहा होगा। ओके, और इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इस केस में इक्वेशन कैसे होगी देखिए जरा। अब मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो m2g में से आपको t सब्ट्रैक्ट करना है और ये किसके इक्वल होगा, m2 इंटू a के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गई हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन वन से आप t की वैल्यू रखोगे इसमें, तो ये आने वाला है m2g माइनस t की वैल्यू क्या है, m1a इक्वल टू m2a, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं जब इसको इधर ले गया हूँ तो क्या मिलेगा, a यहाँ पर कॉमन ले लिया है मैंने, यहाँ है m1 प्लस m2 और उधर साइड में रहने वाला है m2g। ओके, m2g। तो यहाँ से a जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है मुझको वो होगा m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू g। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में, और टेंशन हो जाएगा ये m1a टेंशन हो जाएगा और a एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से दिया जाएगा इस वाले प्रॉब्लम में, केस नंबर 2 में। अब आता है केस नंबर 3, जब यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, पुली से बंधे हुए हैं, लेकिन एक तो लटक रहा है हवा में और एक इस एज, इसको बोलते हैं एज। ओके, एज पर रखा हुआ है m1 ब्लॉक।
अब इस एज का एंगल दे रखा है थीटा, जो सरफेस है उससे थीटा एंगल पर ये रखा हुआ है एज, मतलब थीटा कोण का एक एज है, एंगल का एक एज है। अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऐसे होने वाला है ये, क्योंकि इसमें एक एडिशनल फैक्टर और आपको वर्क किया जाएगा, एक दिया जाएगा। वो क्या है देखिए, देखो बेसिकली इस पर जो वेट वर्क करता है वो एकदम पैरेलली नीचे की तरफ वर्क करता है, तो इसको M1G हम कहते हैं इस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए M1G। लेकिन देखिए, लेकिन क्या होगा कि अब ये ब्लॉक एक्चुअल में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर वर्क करेंगे। एक तो इधर डायरेक्शन में करेगा वर्क, जो M1G है ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे और एक इधर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जब थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ध्यान रखना ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा, ये 90 है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ठीक है ना, तो ये थीटा है। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि देखो क्या बता रखा है कि एक अगर कोई फोर्स F थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू होती है F cos थीटा, और यहाँ पर वर्टिकल की वैल्यू होती है F sin थीटा। ओके, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जरा बताइए, ये होगा M1G cos थीटा, थीटा के साथ वाला होता है cos में, और अदर जो होता है दूसरा होता है M1G sin थीटा, M1G sin थीटा। ओके, तो ये इधर की तरफ लग रहा है, टेंशन इधर की तरफ वर्क कर रही है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये M1 ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ले रहा है, तो इस पर एक वर्क करेगा M2G ग्रेविटी नीचे की तरफ, और टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये सेम रस्सी है तो ये भी टेंशन T इधर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी का एक फैक्टर M1G sin थीटा पीछे इसको खींचेगा, ठीक है ना। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग बताइए। M1 के लिए इक्वेशन लिखिए, तो देखो M1 के लिए ये किधर मूव करेगा, देखो थोड़ा सा हम कलरिंग करते हैं, ये जो A है ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो बड़ा कौन हुआ T, तो मैंने क्या बताया T माइनस K, किसमें से घटाना है इस बार, M1G sin थीटा में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू, अच्छा किससे, M1 इंटू A, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम से देखो जरा, तो देखो ये जो M2 है वो नीचे की तरफ भाग रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, M2G, तो जरा बताइए M2G माइनस K T इक्वल टू क्या होगा, M2 इंटू A, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। ओके, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करोगे, तो T और A की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना आपको सिंपली, तो मैं डायरेक्टली रखने वाला हूँ, तो A इक्वल टू जो आएगा, देखो A इक्वल टू आएगा M2, देखो पहले केस में, सबसे पहले केस में जब पुली और दो ब्लॉक इस तरह से लटक रहे थे, ओके लटक रहे थे, तो देखो M2 ये था, M1 ये था, तो मैंने M2 माइनस M1 रखा था। अब इस बार M2 माइनस M1 तो है लेकिन वो थीटा के साथ में है, बस इतना याद रखना, M1 sin थीटा, ओके ब्रैकेट क्लोज, और G के साथ में मल्टीप्लाई अपॉन M1 प्लस M2, बस इतना सा इसमें चेंजेस है, इतना सा इसमें क्या है, चेंज है sin थीटा का। टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन जो होगा वो पिछले से थोड़ा अलग रहेगा, देखो यहाँ पर आएगा टेंशन की वैल्यू, यहाँ से सॉल्व करके निकलेगी वो, तो बाय द वे M1 M2 1 प्लस sin थीटा और मल्टीप्लाई विद G अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, ओके बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम यहाँ से बनता है इस फॉर्मूले से। A और T की वैल्यू इस तरह से आपने निकाल ली है फॉर द एज प्रॉब्लम, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि ओके, तो देखो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा अपरियंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। तो देखो आपने लिफ्ट, आप जनरली घूमते हो, तो देखो लिफ्ट जनरली क्या काम करती है, बॉडी को ऊपर ले जाती है या नीचे ले जाती है, दो ही काम करती है लिफ्ट, ओके। अब बात आती है अपरियंट वेट क्या होता है। देखिए जब आप नॉर्मली कोई झूले या लिफ्ट में बैठ के जाते हो, तो देखो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है, तो अपने आप को हल्का महसूस करते हो, तुम करते हो, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपने आप को हैवी, थोड़ा सा वजन जितना है उससे हैवी महसूस करते हो, फील करते हो, तो इसी वेट को बोलते हैं अपरियंट वेट। अब अपरियंट वेट अपने अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो आर होता है, आर मैंने अभी
जैसे पढ़ाया पिछले अभी एक इक्वेशन में, आर होता है नॉर्मल, क्या होता है आर, नॉर्मल फोर्स। ओके, तो ये नॉर्मल फोर्स कब लगता है, लिफ्ट की जो सरफेस है उसकी वजह से जो एम पर, मास पर जो फोर्स लगेगा आर, वही होता है अपरियंट वेट, उसी को बोलते हैं अपरियंट वेट। अब ये आर देखो, लिफ्ट के ऊपर या नीचे जाने पर चेंज भी हो सकता है, हो सकता है आर ज्यादा हो, आर कम हो, रियल वेट से कम हो, ज्यादा हो, इसी को बोलते हैं अपरियंट वेट। ओके, तो देखो पहला केस है व्हेन लिफ्ट स्टे, जब स्टे रुकी हुई है तब देखो जो एम है नीचे की तरफ फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटी एम इंटू जी, तो आर यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू एम जी। ओके, एम जी। और जबकि रियल वेट होगा किसी भी इंसान का ऐसी लिफ्ट में, वो भी एम जी होता है। मास जिसका एम है तो उसका रियल वेट क्या होगा, एम जी, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा रियल वेट। लेकिन अपरियंट वेट भी यहाँ पर क्या, एम जी है, तो यहाँ पर रियल वेट इक्वल टू, मैं लिख भी देता हूँ, चलो, रियल वेट इक्वल टू अपरियंट वेट। ओके, अपरियंट वेट। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखो, जब कोई भी लिफ्ट ऊपर अप या डाउन जाएगी लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तब भी इस पर जो आर ऊपर की तरफ लगेगा वो इक्वल टू होगा एम जी के, यानी कि इसका एसेलरेशन तो अभी भी क्या है, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एसेलरेशन क्या होता है, जीरो। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे तो एसेलरेशन होता है जीरो, तो आर इक्वल टू यहाँ पर भी एम जी। तो इस केस में भी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो रियल वेट इक्वल टू अपरियंट वेट। ओके, इन दोनों ही केसों में रियल वेट इक्वल टू अपरियंट वेट होता है। चलो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है कि जब लिफ्ट अप यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, ए एसेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तब देखते हैं, देखो आर ऊपर की तरफ वर्क करता है, ओके, और एम जो होता है वो एम जी नीचे की तरफ वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है साहब। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आर आप बड़ा समझोगे तो आर माइनस के एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसे इक्वेशन अप्लाई करते हो तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। तो मुझे बताओ, ये तो होता है एम जी रियल वेट, क्या होता है, ये तो होता है रियल वेट। ओके, ये तो था रियल वेट। तो अपरियंट वेट हमेशा रियल वेट से ज्यादा हो गया, तो आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल वेट। ओके, रियल वेट, समझ गए, ठीक है। इसीलिए आप अपरियंट वेट ज्यादा होता है तो ऊपर जाते हो तो थोड़ा अपने आप को हैवी महसूस करते हो, ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है कि लिफ्ट जब डाउन जा रही है एसेलरेशन ए से, तो आर सरफेस ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नीचे की तरफ। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि इस बार ग्रेटर कौन सा होगा, बड़ा एम जी, क्योंकि नीचे जा रही है, तो एम जी माइनस के आर इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा आपका, आर इक्वल टू आएगा एम जी माइनस के एम ए आ गया। तो ये क्या होता है, रियल वेट। तो मुझे बताओ जरा, रियल वेट में माइनस हो रहा है तो यानी कि आर हमेशा इसमें लेस देन आएगा, रियल वेट से क्या आएगा, लेस आएगा, यानी कि अपरियंट वेट इज लेस देन रियल वेट। कब, जब डाउन जाती है। इसलिए आप झूले या फिर लिफ्ट में नीचे जाते हो अपने आप को हल्का महसूस करते हो, क्योंकि आर जो है लेस है, अपरियंट वेट लेस है रियल वेट से। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, जो कि आपके एनटीएससी ओलंपियाड में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ऐसा मत सोचिए कि आप ही फायदा लेते रहें, सभी को फायदा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में और बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लूंगा लॉ ऑफ मोशन की। ओके, और जो पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी हैं 30+ प्रॉब्लम यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच अगेन एंड बाय बाय।